ओके, वेलकम बैक टू इंस्पायर एकेडमी। तो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मैंने तुम्हें बताया था कि अपना सिलेबस क्या होने वाला है और उस सिलेबस को अपन किस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा स्टार्ट करवाया था और हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, वहीं से मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने तुम्हें बताया था किसी भी सॉलिड को जानने के लिए फिजिक्स की जो ब्रांच हम यूज करते हैं वो ब्रांच बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जिसमें अपन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड द सॉलिड एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सॉलिड, इनकी अपन स्टडी करते हैं। और इन्हीं से बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात हमने की, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात हमने की, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात हमने की और थर्मल प्रॉपर्टीज की बात हमने की। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे डिपेंड करती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सॉलिड के अंदर होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टीज जनरेट होती है। तो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics in which we study the arrangement of atoms inside the solid and behavior of electron inside the solid is known as solid state physics। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जो अपने पास मैटर है वो मैटर को बेसिकली अपन ने 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो मैटर अपने पास था और इसको अपन ने 3 ब्रॉड, बेसिकली ये 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड अपन इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्लेनेट अर्थ की बात करें तो उसके यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हमने देखे उसके आधार पे अगर इसको मीटर को 3 ब्रॉड पार्ट में मैं डिवाइड करूँ तो बेसिकली ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तुम्हारे पास 3 ब्रॉड पार्ट है। लेकिन प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर होती है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। और ये प्लाज्मा बेसिकली तुम देखते हो कोर ऑफ द सन जो स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है, बेसिकली ये गैसियस स्टेट्स होती है जिसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं, आयनाइज फॉर्म में गैस होती है। तो उस स्टेट को अपन बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो ऐसी स्टेट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? यूनिवर्स में। यस, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। और जनरली इसको लेबोरेटरीज में क्रिएट भी किया जा सकता है, इस स्टेट को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके गैस पे। और प्लाज्मा स्टेट को लेबोरेटरीज में भी क्रिएट किया जा सकता है। बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, बिग स्टार्स हैं
उनके कोर में जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही होती है ना। और तुम्हारे ये सन है, सन की कोर में बेसिकली हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इतना टेम्परेचर कोर का होता है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी होती है कि वो एटम्स को छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ पे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इस टाइप से एक डेंसिटी बनी हुई होती है, जिसको तुम जिस स्टेट को अपन क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोल सकते हैं। इसके अलावा भी तुमने सुना होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बेसिकली हम अपने इस कोर्स में पढ़ने वाले भी हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो होगी उसमें अपन बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की बात भी करेंगे। और ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है बेसिकली ये स्पेशल स्टेट है मैटर की, तो इसको और अधिक पार्ट में भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट वाली जो कंडीशंस हैं वो नेचुरली अवेलेबल कंडीशंस नहीं है, किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया जब ये फॉलो करेगी तब ये कंडीशंस, जब ये स्टेट्स अचीव हो सकती है। क्लियर है? तो हमारे पास अर्थ पे जनरली अपन देखते हैं तो 3 स्टेट देखते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्स की बात करें तो 4 स्टेट अवेलेबल होती है मैटर की, जिसको हमने डिस्कस किया था। और बेसिकली ये जो स्टेट्स तुम्हारे पास हैं इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था, या तो विस्कोसिटी की हेल्प से अपन इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बेसिस पे भी अपन इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन बहुत कम होगा, और गैसेस के बीच में, गैसेस में जो एटम्स होते हैं उसमें जो इंटरएटॉमिक सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो बेसिकली अगर मैं रफली तुम्हें बताऊं तो अगर किसी चेम्बर में गैस भरी हुई है और चेम्बर में गैस भरी हुई है तो चेम्बर में जो गैस पार्टिकल्स है या गैस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो सेपरेशन होता है वो 20 to 30 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स का होता है, जबकि गैस में 20 to 30 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स का होगा। और सॉलिड में ये जो सेपरेशन होती है वो जनरली 2 to 3 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स का जनरली, और 1 to 3 ऐसे लिख सकते हैं, 1 to 3 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स की ये सेपरेशन होगी। और जनरली लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है उनके बीच का इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो किस ऑर्डर का होता है, तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, लगभग 7 से 8 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन के बेसिस पे भी अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस को सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना जो डिस्कशन होता है वो स्टार्ट होता है सॉलिड। तो सॉलिड में एक चीज तुम्हें पता चल गई कि जो एटम्स होते हैं सॉलिड में उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होती है वो बहुत कम होती है, और जनरली 1 to 3 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स की ये सेपरेशन होगी। ओके, चलो तो अपन अब सॉलिड को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहला पार्ट में यहाँ पे सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड कितने होते हैं उसको अपन देखते हैं। तो अभी जो क्लास चल रही है अपनी, 1-2 क्लासें जो चलेगी वो इंट्रोडक्शन बेस्ड क्लास होगी, जिसमें अपन केवल और केवल टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे, टर्म्स को सीखेंगे, और उन टर्मिनोलॉजीज की फॉर्म में सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे अपन अपने डिस्कशन में। तो पहला पार्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड को ब्रॉड वे में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और इसमें पहली कैटेगरी है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा यहां पे एक्रिस्टलाइन।
और एमोर्फस सॉलिड। तो एक्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड दो इसका जनरल कैटेगराइजेशन है। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसको पहले पार्ट को अपन बोलते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा तुम्हारे पास है पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब अपन एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड को यहां डिस्कस कर रहा हूं। तो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे? वे सॉलिड जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट, बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा? पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो पीरियोडिक, इसमें मैं लिख देता हूं यहीं पे, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सॉरी, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जबकि एक्रिस्टलाइन सॉलिड में रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है ना? पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब है एटम किसी पर्टिकुलर तरीके से जमे हुए होंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस में। एक पर्टिकुलर उनका तरीका होगा, उसी तरीके को रिपीट करते हुए एटम्स का अरेंजमेंट होगा, तो उसको अपन बोलेंगे पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे? तो पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तो होगा ही होगा, लेकिन जो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें ये जो पीरियोडिसिटी होगी वो थ्रू आउट द क्रिस्टल या थ्रू आउट द सॉलिड मेंटेन रहेगी। ठीक है ना? यानी ये अरेंजमेंट जो है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये कहीं पे डिफॉर्म नहीं होगा। ये लगातार जैसा अरेंजमेंट एक एंड से चला आ रहा है दूसरे एंड तक, सेम वैसा ही अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे सॉलिड को क्या कहेंगे? पीरियोडिसिटी, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। तो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एटम्स आर अरेंज इन रेगुलर फैशन और पीरियोडिसिटी रिमेन्स मेंटेन थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो पीरियोडिसिटी remains maintain throughout the solid, throughout the solid periodicity मेंटेन रहेगी। तो इसको अपन कैसे डिस्कस कर सकते हैं? टू डायमेंशनल प्लेन में आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक एटम है, तो यहां से ए डिस्टेंस पे एक एटम और है, तो यहां से फिर ए डिस्टेंस पे ही एटम होगा, फिर आगे ए डिस्टेंस पे ही एटम होगा। तो जहां तक तुम्हारा ये सॉलिड है वहां पे तुम्हारे पास ये इस डायरेक्शन में डिस्टेंस बी, यहाँ पे अगर वाई डायरेक्शन में मैं बात करूं तो बी डिस्टेंस पे अगर मान लो एटम है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में तुम्हारे पास फिर ए डिस्टेंस पे ही एटम मिलेगा, यहाँ पे फिर ए डिस्टेंस पे ही एटम मिलेगा। तो ये पीरियोडिसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, मैं टू डायमेंशनल प्लेन की केवल बात कर रहा हूँ, टू डायमेंशनल सॉलिड की, तो वो मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द क्रिस्टल। और ये डिस्टेंस तुम्हारे पास लगातार बी ही बनी रहेगी वाई डायरेक्शन में, बी एक्स डायरेक्शन में ए। तो इस टाइप के सॉलिड को अपन बोलेंगे सिंगल क्रिस्टल सॉलिड या सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे? ऐसे सॉलिड
जिसमें पीरियोडिसिटी डिफरेंट जोन में डिफरेंट होती है, पीरियोडिसिटी मेंटेन नहीं रहती, ठीक है, लेकिन अलग अलग जोन में पीरियोडिसिटी मेंटेन रहती है। तो ऐसे क्रिस्टल एटम्स आर अरेंज्ड arranged in periodic manner but periodicity remains maintained in zones. Periodicity remains maintained in different zones. जोन्स का मतलब अलग अलग एरिया में पीरियोडिसिटी अलग अलग रहेगी। तो एग्जांपल अगर इसका देखें तो सपोज मेरे पास ये कोई एक सॉलिड है और इस सॉलिड में ये एक जोन है, इस जोन में एटम्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक होगा। और पीरियोडिक किस तरीके का पीरियोडिक होगा, तो वो पीरियोडिसिटी मेंटेन रहेगी इस पूरे जोन के अंदर, लेकिन जैसे ही इस जोन से दूर हुआ, अगले जोन में सिस्टम आया या क्रिस्टल के अगले जोन में अपन देख रहे हैं, तो पीरियोडिसिटी तो रहेगी, लेकिन जैसी पीरियोडिसिटी यहाँ पे है वैसी पीरियोडिसिटी इस जोन में नहीं रहेगी। तो ये जोन अलग मान लिया, ये जोन अलग मान लिया, इस तरीके से ये डिफरेंट जोन्स है। और इस जोन्स में पीरियोडिसिटी तुम्हारे पास जो होगी वो डिफरेंट पीरियोडिसिटी होगी। तो अगर पीरियोडिक अरेंजमेंट एटम्स का यहाँ पे ऐसे है इस डायरेक्शन में, ये तुम्हारे इस डायरेक्शन में एटम्स का अरेंजमेंट है ऐसे, तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी मेंटेन रहेगी सेम फैशन में ऐसे। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें इस लाइन के अलोंग, तो इस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक है। लेकिन अगर मैं इस जोन की बात करूं तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा लेकिन रहेगा पीरियोडिक, ऐसे रह सकता है। मींस पीरियोडिसिटी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे पीरियोडिसिटी तुम्हें ये लाइन और ये लाइन के अलोंग दिख रही है तो इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, जिसको अभी थोड़ी देर में अपन डिफाइन करेंगे लेटिस पैरामीटर्स, है ना। तो लेटिस पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, जो एटम्स के बीच की सेपरेशन है, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है इस पर्टिकुलर जोन में, दूसरे जोन में इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया ऐसे। तो पहले ये एक इस लाइन में और इस लाइन में अरेंज थे ऐसे 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 ऐसे, लेकिन दूसरे जोन में इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अब इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, फिर इनके पैरेलल लाइंस बनेंगी, उनके अलोंग एटम्स का अरेंजमेंट होगा। लेकिन जो एटम्स के बीच की सेपरेशन, पहले एक एटम यहाँ था, एक एटम यहाँ था, दूसरा यहाँ था, तो इनके बीच में सेपरेशन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या ए डायरेक्शन या बी डायरेक्शन में इस तरीके से था। दूसरे जोन में ये ए और बी सेम रहेगी, एटम्स के बीच की डिस्टेंस सेम होगी, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ओरिएंटेशन केवल चेंज होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज नहीं होती। ये स्पेशल चीज का ध्यान तुम्हें रखना है। कई बार क्या करते हैं कि अपन ऐसे ही बना देते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर देते, पीरियोडिसिटी भी चेंज कर देते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी जो डिस्टेंस है वो चेंज कर देते हैं, तो वो चेंज नहीं होगी बेसिकली, इसका तुम्हें स्पेशल ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारे पास तीसरा पार्ट अगर इसका देखें तो ये थोड़ा और डिफरेंट कर सकते हैं अपन, ऐसे कर सकते हैं,
ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है एटम्स का, ओरिएंटेशन चेंज। तो इसलिए ये जो अलग अलग जोन्स मैंने बनाए हैं, इनके बीच की जो बाउंड्री होती है उसको अपन बोलते हैं जोन बाउंड्री। उनको क्या बोलेंगे? जोन बाउंड्री अपन बोलेंगे। तो ये इस तरीके से तुम अरेंजमेंट को दिखा सकते हो। क्लियर? ऐसे। तो ये जो बाउंड्रीज होंगी, इन बाउंड्रीज को अपन क्या बोलेंगे? जोन बाउंड्रीज। ठीक है। और एमोर्फस सॉलिड मैंने तुम्हें बताया था, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, कोई पीरियोडिसिटी नहीं एग्जिस्ट करती, नो पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी अगर हम बात भी करें तो वेरी शॉर्ट रेंज पीरियोडिसिटी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं ब्रॉड वे में, नो पीरियोडिसिटी ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल ग्लास। ठीक है ना, ग्लास इसका एग्जाम्पल है एमोर्फस सॉलिड का। और सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं देखने को तुम्हें मिलेंगे। सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेसिकली बिस्मिथ इस टाइप के क्रिस्टल होंगे। ठीक है। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है, जनरली जो नेचर में अवेलेबल सॉलिड्स हैं उनका मोस्ट ऑफ द सॉलिड किस नेचर के होंगे? पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर के होंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से यह बनता है कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड इन नेचर, मोस्ट ऑफ द सॉलिड इन नेचर आर पॉलीक्रिस्टलाइन। इन नेचर आर पॉलीक्रिस्टलाइन, यह कह सकते हैं। तो नेचर में अवेलेबल मोस्टली जो सॉलिड्स होंगे वो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पॉलीक्रिस्टलाइन। हालांकि एमोर्फस टाइप के भी होते हैं, सिंगल क्रिस्टल टाइप के भी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर पॉलीक्रिस्टलाइन इन नेचर। तो डायमंड इसका सिंगल क्रिस्टल का एग्जांपल तुम्हारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। ओके, तो इसका एग्जांपल तुम लिख सकते हो। ग्रेफीन, डायमंड, ठीक है, फुलरीन, तो ये तुम्हारे पास इसके एग्जाम्पल है सिंगल क्रिस्टलाइन के। पॉलीक्रिस्टलाइन में तो बहुत सारे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है। ठीक है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स कैसे होते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं इसमें। ओके। आयरन है सिंगल क्रिस्टल, आयरन में सिंगल क्रिस्टल सॉलिड होता है आयरन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिख सकते हो पॉलीक्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल। जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। तो इस टाइप के सॉलिड्स जो होंगे वो पॉलीक्रिस्टल नेचर के होंगे। तो ये तुम्हारे पास सॉलिड को अपन ने दो स्पेशल कैटेगरीज में डिफाइन, जो मैं बात कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजीज की, समझ में आ रही बात? तो टर्मिनोलॉजीज को अपन डिस्कस कर रहे हैं, किस किस प्रकार के सॉलिड हो सकते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन भी दो तरीके के होंगे, सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हो।
ये तुम्हारे पास बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। चलो, तो इसके बाद अपन बात करें कि यूनिट सेल क्या होती है और प्रिमिटिव सेल क्या होती है। ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करें यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल को डिस्कस करने से पहले अपन डिस्कस कर ले स्पेस लेटिस, लेटिस पॉइंट एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्पेस लेटिस, लेटिस पॉइंट एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, हमारे पास कोई सॉलिड है, उस सॉलिड में एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर एलिमेंट्स रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। जैसा कि मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा था, तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तुम्हें देखने को मिल सकता है या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हें उसमें देखने को मिल सकता है। अगर 3 डायमेंशनल सॉलिड तुम्हारे पास है और उसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट है या एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट है, तो हम क्या करें कि जो एटम्स है, उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनका रेगुलर अरेंजमेंट तुम्हें देखने को मिल रहा है या पीरियोडिक अरेंजमेंट तुम्हें देखने को मिल रहा है, उनको अगर हम हटा दें और उनकी जगह एक स्मॉल पॉइंट कंसीडर कर ले। अपन क्या करें, जो भी एटम्स का अरेंजमेंट है या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है रेगुलर अरेंजमेंट, तो उन एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को वहां से हटा दे और उनकी जगह एक स्मॉल पॉइंट कंसीडर कर ले। तो पॉइंट कंसीडर कर ले तो ये पॉइंट का एक 3 डायमेंशनल स्पेस में कलेक्शन हो गया और इन इमेजिनरी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा उसको अपन क्या कहेंगे, स्पेस लेटिस। तो बेसिकली स्पेस लेटिस क्या है, if we imagine a point, ठीक है ना, the collection of point in space the collection of point in space, और ये स्पेस तुम्हारे पास 2 डायमेंशनल भी हो सकता है क्योंकि सॉलिड तुम्हारे पास 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन स्पेस which are considered by replacing और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स,
इमेजिनरी पॉइंट्स, ये पॉइंट्स होंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे बाय रिप्लेसिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इन पॉइंट्स का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका होगा, एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, दिस कलेक्शन क्या कहलाएगा, इज नोन एज स्पेस लैटिस। उसको क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस कहेंगे। यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारे पास कोई 2 डायमेंशनल सॉलिड है, और 2 डायमेंशनल सॉलिड, जैसे मैं अभी ग्रेफीन की बात कर रहा था, ग्रेफीन कार्बन एटम्स से मिलके बना हुआ है, और ग्रेफाइट की एक पर्टिकुलर लेयर जो होती है उसको अपन ग्रेफीन बोलते हैं, तो 2 डायमेंशनल लेयर होगी। तो 2 डायमेंशनल लेयर ग्रेफीन की अगर हम डिस्कस करें तो वो उसमें 2 डायरेक्शन में एटम्स का अरेंजमेंट होगा। तो इन एटम्स को, कार्बन एटम्स को हटा के मैं कह दूं कि वहां पे एक एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जाए, तो इस डायरेक्शन में एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होगा। ऐसे ही मैं इधर यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ पे, तो ये स्पेसिंग सेम रखनी है, ये वाली स्पेसिंग भी सेम रखनी है, इस डायरेक्शन की और इस डायरेक्शन की। तो इस टाइप का जो सिस्टम बनेगा, वो सिस्टम कैसा बनेगा, इसको अपन कहेंगे, ये जो इमेजिनरी पॉइंट्स का कलेक्शन है, इन इमेजिनरी पॉइंट्स के कलेक्शन को अपन क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस। तो बेसिकली ये तुम्हारे पास होगा वो स्पेस लैटिस होगा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्पेस लैटिस हो जाएगा। अब बेसिस क्या होगा, तो बेसिस तुम्हारे पास क्या होगा, अगर मान लो यहां से मैंने कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हटाया, तो हर साइड से, हर यहाँ पे भी कोई वही मॉलिक्यूल था, यहाँ पे भी वही मॉलिक्यूल था, उन मॉलिक्यूल्स को हटा के मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, तो ये इमेजिनरी पॉइंट्स का कलेक्शन जो होगा, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस कहेंगे। और द इमेजिनरी पॉइंट्स आर नोन एज, द इमेजिनरी पॉइंट्स in space lattice are known as lattice points, और इनको लेटिस साइट्स भी बोलते हैं। तो ये लेटिस पॉइंट्स तुम्हारे पास हो गए, ठीक है। और द एटम्स और मॉलिक्यूल विच रिमूव द एटम और मॉलिक्यूल which replaced by a point lattice point is known as, तो उसको क्या कहेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल विच रिप्लेस्ड। तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल जिनके जैसे सारे, यहां से हर एटम को या हर मॉलिक्यूल को हटाया, उसको एक को अगर हम लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, बेसिस, इज नोन एज बेसिस और मोटिव, और क्या कहेंगे, मोटिव कहेंगे। तो मैंने सपोज ये मान लो कि यहाँ पे हर लेटिस साइट पे एक एक मॉलिक्यूल था, और वो मॉलिक्यूल कैसा था, यहाँ पे एक एटम, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक और छोटा एटम है, तो इन दो एटम से मिलके बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। तो वो मॉलिक्यूल यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, उनको मैंने हटा के उसकी जगह क्या कंसीडर कर लिया,
एक एक एटम, एक एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये इमेजनरी पॉइंट होंगे, उनको अपन कहेंगे लेटिस पॉइंट, और ये जो स्पेस होगा, कलेक्शन होगा लेटिस पॉइंट्स का, उसको अपन कहेंगे स्पेस लेटिस। तो बेसिकली ये तुम्हारे पास हो गया स्पेस लेटिस, और ये तुम्हारे पास हो गया बेसिस। तो लेटिस, स्पेस लेटिस और बेसिस का कलेक्शन अगर मैं कर दूं तो रिजल्टेंट मेरे को क्या मिलेगा, वो देखो। रिजल्टेंट मेरे को मिलेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां पे मेरे पास एक लेटिस पॉइंट था, तो यहां पे मेरे पास एक लेटिस पॉइंट, इसको मैं यहां बना रहा हूं। इस लेटिस पॉइंट की जगह क्या आएगा, हर लेटिस पॉइंट पे ये बेसिस रख दो या मोटिफ रख दो, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, और मोटिफ। तो हर लेटिस साइट पे एक एक मोटिफ अगर अपन रख दें, और उसका ओरिएंटेशन भी सेम रखना है। अगर ये इस ओरिएंटेशन में है तो मैं यहाँ पे बड़ा एटम ऐसे, और यहां से फिर यहाँ पे तुम्हारे पास एक छोटा एटम होगा। तो ये पहले लेटिस पॉइंट पे एक बेसिस रखा, इस पे भी, तो यहां से इतनी डिस्टेंस पे तुम्हारे पास ये दूसरा था, यहाँ पे बड़ा एटम रखा, और फिर यहाँ पे इसी ओरिएंटेशन में अगर तुमने ये ऐसे रख दिया, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। सेम ओरिएंटेशन पे तुम्हें ये एटम्स रखने होंगे ऐसे, ऐसे ही ये यहाँ पे था, तो ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, इसको अपन बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो तुम्हें ये समझ में आया होगा, स्पेस लेटिस, लेटिस पॉइंट, मोटिफ एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक्स हैं, इनको तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैं बोलूंगा स्पेस लेटिस, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सॉलिड है, सॉलिड में मोलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, उनको मैंने रिप्लेस करके एक पॉइंट मान लिया उनकी जगह, तो वो इमेजनरी स्पेस मेरे पास हो गया, उसको मैं कहूंगा स्पेस लेटिस। मोटिफ, मैंने क्या हटाया, हर लेटिस पॉइंट पर से मैंने एक टाइप का मोलिक्यूल हटाया है या फिर एक ही टाइप का एटम हटाया है, तो वो मेरा हो जाएगा बेसिस। और उन दोनों को अगर मैं मिला के क्या कहूंगा, ये मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ओके, चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, आगे का डिस्कशन में स्टार्ट करता हूं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल। यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल। तो यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल में क्या डिफरेंस है, उनको अगर अपन डिस्कस करें तो अगर तुम्हारे पास कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने कोई छोटा सा वॉल्यूम निकाला, अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्पेस में फैला हुआ सॉलिड है, तो उसमें हम एक छोटा सा वॉल्यूम निकालेंगे जिसके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए। उसी वॉल्यूम को अगर बार बार मैं रिपीट करूं, हर एक के बाद एक जोड़ दूं, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसा तुम्हारे पास है वैसा का वैसा बन जाए, तो उसको मैं कहूंगा, वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को कहूंगा यूनिट सेल। और अगर 2 डायमेंशनल सिस्टम में बात करूं तो छोटा एरिया मैं डिसाइड करूं जिसके रिपीटेशन से पूरा
क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको मैं कहूंगा यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होगा? द स्मॉलेस्ट एरिया इन 2D, द स्मॉलेस्ट एरिया in 2D or smallest volume in 3D by repetition of which crystal structure has formed. Is known as यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल इसको कहेंगे, अपन डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक, किस टाइप के यूनिट सेल होंगे। और परमिटिव सेल क्या होगा? तो यूनिट सेल मैंने तुम्हें बता दिया, अगर किसी स्मॉलेस्ट एरिया जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 है 2D में, और स्मॉलेस्ट वॉल्यूम 3 डायमेंशनल सिस्टम में या 3 डायमेंशनल सॉलिड में स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो, 1 हो, उसको अपन कहेंगे प्रिमिटिव सेल। तो बेसिकली कोई यूनिट सेल ऐसा हो सकता है जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो। तो इफेक्टिव ये यूनिट सेल, कोई ऐसा यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल हो सकता है, लेकिन हो सकता है, हो ये जरूरी नहीं है। यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, और प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल हो ये भी जरूरी नहीं है। तो ये कभी कभी हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। अगर तुम्हारे पास कोई यूनिट सेल है जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 है, तो वही उस सिस्टम का प्रिमिटिव सेल भी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? द स्मॉलेस्ट एरिया इन 2D, द स्मॉलेस्ट एरिया इन 2D और स्मॉलेस्ट एरिया वॉल्यूम in 3D in which effective number of atoms are 1 is known as primitive cell। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास प्रिमिटिव सेल होगा। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसके बाद एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं मैं, विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल। तो विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस पढ़ेंगे, तब रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस का मीनिंग क्या है वो समझेंगे, और उसको क्यों यूज किया जाता है वो समझेंगे, उसकी नीड क्या है वो समझेंगे, और वहां पे ये विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल का क्या सिग्निफिकेंस है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल कैसे अपन डिफाइन करते हैं उसको समझे। कि अगर मान लो तुम्हारे पास तरीका मैं बता रहा हूं, उस तरीके को तुम्हें फॉलो करना है, लिख लेना तुम अपने हिसाब से स्टेप्स। तो पहला स्टेप्स कुछ नहीं, पहले तो मैं क्या बना रहा हूं, एक मेरे पास
क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। 2 डायमेंशनल स्पेस में मैं विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल कैसे बनाते हैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो 2 डायमेंशनल सॉलिड में ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल सॉलिड है, क्लियर। और उसमें पीरियोडिसिटी कुछ इस तरीके से है, एटम्स इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक, यहां पे तुम्हारे पास फिर से एक एटम है, ऐसा। यहाँ पे फिर तुम्हारे पास एक एटम है, यहाँ पे फिर से तुम्हारे पास एक एटम है। तो इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का, तुम्हें देखने को मिल रहा है। ओके, इसके बाद फिर से यहाँ पे तुम्हारे पास एक एटम होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास एक एटम होगा, यहाँ से तुम्हारे पास एक एटम होगा, फिर यहाँ से तुम्हारे पास एक एटम होगा, और इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। एक और लेयर में बना दूं एटम्स की, यहाँ पे तो एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल अपन कैसे बना सकते हैं? तो चूज एनी आर्बिट्रेरी लेटिस पॉइंट। बेसिकली ये क्या है? लेटिस पॉइंट है। मैंने ये लेटिस स्पेस बनाया है, डायरेक्ट लेटिस स्पेस। डायरेक्ट लेटिस का मतलब क्या है कि मैंने तुम्हारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स था, वहां से मैंने एटम्स को हटा के उनकी जगह इमेजिनरी पॉइंट्स का कलेक्शन लिया है, और ये सारे के सारे रेगुलर फैशन में अरेंज्ड है, वेल अरेंज्ड है। तो ये मेरे पास लेटिस स्पेस है, और इस लेटिस स्पेस में कोई भी वैलिड लेटिस पॉइंट, मैंने यहाँ पे इस स्पेस में ये पॉइंट भी ले सकता हूँ, ये पॉइंट भी ले सकता हूँ, लेकिन ये पॉइंट वैलिड लेटिस पॉइंट नहीं है। वैलिड लेटिस पॉइंट कौन सा होगा? जहां पे मुझे डॉट दिख रहा है, जहां पे एटम रखा हुआ था उसको हटा के वहां पे हमने एक इमेजिनरी पॉइंट माना था, वो तुम्हारे पास वैलिड लेटिस पॉइंट है। और किसी भी वैलिड लेटिस पॉइंट को मैं अपना ओरिजिन मान सकता हूं। तो लेट्स से दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज माय ओरिजिन। तो किसी एक पर्टिकुलर लेटिस पॉइंट को मैंने अपना ओरिजिन मान लिया, और इस लेटिस पॉइंट से इसके नेबरहुड लेटिस पॉइंट तक मैंने हर लेटिस पॉइंट को एक लाइन से जोड़ दिया है। तो मेरा पहला स्टेप होगा, किसी भी वैलिड लेटिस पॉइंट को ओरिजिन मानो, फिर उस ओरिजिन से इसके हर डायरेक्शन में जितने भी, हर डायरेक्शन में जो पहला एटम आ रहा है उनको इस ओरिजिन से मिला दो। तो इस डायरेक्शन में गया, ऐसे गया, तो पहला एटम ये आया, इधर आया, तो नेबरहुड पॉइंट्स को मैंने इसके को मिला दिया है, ये ठीक है। इस तरीके से मैंने इनको मिला दिया। तो ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। इसके नेबरहुड पॉइंट जितने भी होंगे उन नेबरहुड पॉइंट्स को मैंने यहां से मिला दिया। अब क्या करेंगे? ये जो लाइन है, इन लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है। हर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो। तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इससे निकलेगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनाया। फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे निकलेगा, तो मैं यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकता हूं, ऐसे। फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे निकलेगा, तो यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ओके। फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं बनाऊंगा तो वो ऐसे मुझे देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हुआ है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरा होगा वो ऐसा होगा, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद, इसके बाद मुझे क्या दिख रहा है वो देखो। तो यहां से तुम चले, यहां से जब आए, पहली बाउंड्री तुम्हें दिख रही है ये,
इधर से आओगे तो पहली बाउंड्री ये दिखेगी, इधर से आओगे तो ये, इधर से आओगे तो ये। ओके, ऐसा तुम्हें देखने को मिल रहा है, ऐसा। इधर से आओगे तो ये वाली, इधर से आओगे तो ये। तो ये जो एरिया एक कवर होगा, देख रहे हो, यहां से हर डायरेक्शन में मैं गया और पहली जो डॉटेड लाइन वाले को क्रॉस करने से पहले मेरे पास जो एरिया बनेगा, इस एरिया को मैं क्या कहूंगा, विग्नर साइड्स परमिटिव सेल। दिस एरिया इज नोन एज विग्नर साइड्स विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे देखो वैलिड लेटिस पॉइंट ये है, ये है, ये है, ये है, इसके अंदर में केवल एक ही वैलिड लेटिस पॉइंट है, और यहाँ पे हर लेटिस पॉइंट पे एक एक बेसिस अगर रखें तो एक एक एटम होगा। तो इस एरिया के अंदर में केवल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना रहेगा, एक ही एटम इसके अंदर रहेगा, इसलिए इसको प्रिमिटिव सेल बोलेंगे। और प्रिमिटिव सेल ये जो तरीका बताया था वो विग्नर ने बताया था, इसलिए इसको विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल अपन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल और विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल तुम्हें क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अपना छोटा सा डिस्कशन और कर लेता हूं मैं, ब्रीवियस लेटिस। ब्रीवियस लेटिस, तो ब्रीवियस लेटिस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम अपन कल की क्लास में करेंगे। तो ब्रीवियस लेटिस क्या है? तो ब्रीवियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचर में अवेलेबल जितने भी क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी है, उनका यूनिट सेल क्या हो सकता है, उनका यूनिट सेल क्या क्या हो सकता है, उनका कलेक्शन किया। तो बेसिकली नेचर में अवेलेबल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल्स भी होंगे, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स भी होंगे। तो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल्स और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स जो भी होंगे उनका कलेक्शन होगा। तो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल कितने तरीके के यूनिट सेल हो सकते हैं, उनको उसने कलेक्ट किया। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल कितने तरीके के, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल में कितने तरीके के यूनिट सेल हो सकते हैं, उनका उसने कलेक्शन किया और उनको नाम दिया, इन यूनिट सेल्स को नाम दिया उन्होंने ब्रीवियस लेटिस। क्या? ब्रीवियस लेटिस। तो बेसिकली 3 डायमेंशनल सिस्टम, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स की अगर अपन बात करें तो वहां पे 7 क्रिस्टल सिस्टम होंगे और 14 ब्रीवियस लेटिस होंगे, 14 ब्रीवियस लेटिस होंगे, उनको अपन डिस्कस करेंगे कल। और 2 डायमेंशनल स्पेस में तुम्हारे पास 4 क्रिस्टल सिस्टम, इन 2 डायमेंशनल स्पेस, इन 2 डायमेंशनल स्पेस 4 crystal systems are available. 4 crystal systems and 5 ब्रीवियस लेटिस। कि इन 3 डायमेंशनल स्पेस अगर 3 डायमेंशनल सॉलिड तुम्हारे पास है तो वहां पे तुम्हारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होंगे
एंड 14 ब्रीवियस लेटिस होंगे। यानी 14 तरीके के यूनिट सेल होंगे जिनके रिपीटेशन से 3 डायमेंशनल सॉलिड है उसके किसी भी तरीके के 3 डायमेंशनल सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। 14 में से एक का रिपीटेशन तुम करोगे तो कोई भी तरीके का सॉलिड तुम्हें मिल जाएगा या क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम्हें मिल जाएगा। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।